नमस्कार, आप देख रहे हैं डी टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में, जहां हम आपको हफ्ते भर की उन तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ये दिन याद दिलाता है भारत में संविधान को अपनाने की। प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के लिए री इन्वेस्ट 2020 का आभासी उद्घाटन। ये वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा समुदाय को एक संकेत देकर नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए उसकी प्रतिबद्धता के बारे में बताएगा। भारत और म्यांमार के बीच हुई 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा अवसंरचना के अपग्रेडेशन के साथ साथ द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की। भारत अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का विस्तार किया। इस समझौता ज्ञापन पर विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सहयोग के 10वें साल पर किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किया सहकार प्रज्ञा पहल लॉन्च। ये अभिनव क्षमता निर्माण पहल पूरे भारत में ऐसी संस्थाओं से जुड़े किसानों के लिए शुरू की गई है। डीआरडीओ ने हाल ही में भारी वजन वाले टॉर्पीडो वरुणास्त्र को हरी झंडी दिखाई। इस टॉर्पीडो को भारतीय नौसेना की विशाखापट्टनम इकाई BDL द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। भारत बना दुनिया का चौथा ऐसा देश जिसके पास है स्वतंत्र रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किया विकसित। मिली IMO द्वारा WWRNS के तहत मान्यता। और भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। इस मिसाइल की रेंज और गति दोनों में की गई बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। सभी संविधानों को परखने के बाद इस संविधान का निर्माण कराया गया। भारत का संविधान ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है और साथ ही हमारे कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का रचयिता होने का श्रेय जाता है। आइए रिपोर्ट में जानते हैं इस दिन के इतिहास और महत्व के बारे में। 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस यानी नेशनल लॉ डे के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही संविधान है, जो वैसे तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, पर इसे 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकृत कर लिया गया था। इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर का दिन ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है, जिन्होंने दुनिया के सभी संविधानों को परखने के बाद भारतीय संविधान के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया। भारतीय संविधान के कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। गौरतलब हो कि संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें देश के राजनीतिक सिद्धांत, संरचना, विधि, सरकारी संस्थानों की शक्तियां तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें सरकार की कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। इसमें नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित है। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था।
रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल कर संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा है। मालूम हो कि साल 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इस पद पर बने रहे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और नियम अनुसार संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर भी उन्हीं के होने चाहिए, पर पंडित नेहरू ने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तभी से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान की तीनों प्रतियों पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। वहीं हाल ही में बीते 26 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एवं एक्सपो री इन्वेस्ट 2020 के तीसरे संस्करण का आभासी उद्घाटन किया। री इन्वेस्ट 2020 सम्मेलन भारत में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने के लिए निवेशकों का समर्थन प्राप्त करने पर केंद्रित है। री इन्वेस्ट वैश्विक नवीकरणीय समुदाय को भारत और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के बारे में प्रतिबद्धता के संकेत भी भेजता है। दूसरे देशों के प्रतिनिधि और वैश्विक उद्योग जगत के लीडरों ने इस इवेंट में भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में 6 केंद्रित देश सत्र, 20 पूर्ण और तकनीकी सत्र और एक विशेष मुख्यमंत्री सत्र शामिल रहा। आपको बता दें, री इन्वेस्ट 2020 के लिए पार्टनर देश हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, मालदीव, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और अमेरिकी एजेंसियां। वहीं पार्टनर राज्यों में हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल है। एक नजर री इन्वेस्ट 2020 पर। री इन्वेस्ट सम्मेलन नवीकरणीय और भविष्य की ऊर्जा विकल्पों पर 2 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन शामिल है। ये निर्माताओं, निवेशकों, डेवलपर्स और इनोवेटरों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में संलग्न है। ये सम्मेलन विभिन्न देशों, राज्यों, व्यापारिक घरानों और संगठनों को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी रणनीतियों, उपलब्धियों और अपेक्षाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। वहीं भारत मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों में से एक के रूप में उभरा है। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है। भारत में पिछले 6 वर्षों में 4.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इस प्रकार भारत स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। देश में सौर ऊर्जा की क्षमता भी 13 गुना बढ़ गई है। गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर 136 गीगावाट या हमारी कुल क्षमता का लगभग 36% हो गई है। भारत और म्यांमार के बीच बीते हफ्ते 24 नवंबर को 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, म्यांमार और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, बैंकिंग, क्षमता निर्माण और सीमा अवसंरचना के उन्नयन सहित द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की, जहां उन्होंने कोविड-19 संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों की भी समीक्षा की। वहीं पारंपरिक दवाओं सहित फार्मा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग के विस्तार के बारे में भी चर्चा की गई। एक नजर भारत म्यांमार संबंध पर। इस बैठक में भारत के वर्तमान रेल मंत्री और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और म्यांमार के बीच मजबूत सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों के बारे में बात की।
भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के अनुसार म्यांमार को प्राथमिकता दी। भारत म्यांमार के साथ तेल और गैस, व्यापार और निवेश, बीमा, बिजली, फार्मास्यूटिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित क्षेत्रों में अपनी बहुमुखी सहयोग को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत ने इन सभी क्षेत्रों में म्यांमार में निवेश बढ़ाया है। भारत और म्यांमार ने पहले स्वीकार किया कि दोनों देशों की तेल और गैस कंपनियों के सहयोग में पारस्परिक लाभ हो। ये लाभ विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों और शोधन के क्षेत्र में मौजूद है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि उनके बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा स्तर वास्तविक क्षमता से काफी नीचे है। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं प्रदान करके अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों देशों ने कनेक्टिविटी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तमु चरण 1 में एक आधुनिक एकीकृत चेक पोस्ट यानी ICP की स्थापना पर परियोजना समझौते को अंतिम रूप देने की भी सराहना की। तमु में एक आधुनिक एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना की परियोजना भारतीय अनुदान सहायता के तहत शुरू की जा रही है। इस परियोजना में द्विपक्षीय संपर्क और व्यापार में वृद्धि होगी। देशों ने सीमावर्ती हाटों को स्थापित करने के लिए करीब से काम करने पर सहमति व्यक्त की ताकि स्थानीय समुदायों को लाभान्वित किया जा सके। हाल ही में भारत और अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें, भारत और अमेरिका ने 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप यानी GCNEP के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र के 10वें साल के अवसर पर दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त स्टेटमेंट में कहा गया कि GCNEP से सुरक्षित परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा मिला है। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग की पृष्ठभूमि। भारतीय विदेश नीति में स्पष्ट रूप से निशस्त्रीकरण का समर्थन किया गया, लेकिन विभेदकारी नीतियों के कारण भारत द्वारा न तो साल 1995 में स्थापित CTBT पर हस्ताक्षर किया गया और न ही साल 1968 में स्थापित NPT पर हस्ताक्षर किया है। परिवर्तित क्षेत्रीय परिस्थितियों और धुर राजनीतिक बाध्यताओं के कारण भारत ने साल 1974 में और 1998 में परमाणु परीक्षण किया, जिसके उपरांत अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए। साल 2005 में भारत और अमेरिका के मध्य सिविल परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे साल 2008 से लागू कर दिया गया। इस समझौते के तहत भारत को NSG के सदस्य देशों से असैनिक परमाणु सहयोग को लेकर छूट प्रदान की गई है। 2019 में अमेरिका ने भारत में 6 परमाणु बिजली संयंत्र बनाने की घोषणा की है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के मध्य न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के सहयोग से भारत में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर सहमति बनी है। उल्लेखनीय है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG 48 देशों का समूह है जो वैश्विक परमाणु व्यापार को नियंत्रित करता है। क्या है वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र यानी GCNEP? भारत में हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ तहसील के खेरी जसौर गांव में वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र यानी न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर स्थित है। वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के तत्वाधान में 6ठी अनुसंधान एवं विकास इकाई है। वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र का लक्ष्य परमाणु प्रसार के खतरे को कम करते हुए एक सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से परमाणु ऊर्जा के विस्तार को आगे बढ़ाना है। ये केंद्र प्रसार प्रतिरोधी परमाणु प्रणालियों की डिजाइन, परमाणु सुरक्षा, विकिरण सुरक्षा, परमाणु सामग्री लक्षण अध्ययन और विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित सुविधाएं प्रदान करेगा। इसकी स्थापना भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों और सामयिक मुद्दों पर इच्छुक देशों द्वारा शोध, प्रशिक्षण
और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत की एक पहल है। ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के लिए अमेरिका और भारत के बीच साल 2010 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। वहीं 24 नवंबर को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सहकार प्रज्ञा पहल लॉन्च की। ये अभिनव क्षमता निर्माण पहल पूरे भारत में ऐसी संस्थाओं से जुड़े किसानों के लिए शुरू की गई है। इस पहल से प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में प्राथमिक सहकारी समितियां बड़ी भूमिका निभा सकेंगी। सहकार प्रज्ञा पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों में किसानों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। सहकार प्रज्ञा पहल को पूरे भारत में 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तृत नेटवर्क द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ये क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा स्थित लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो NCDC के तहत काम करता है। बता दें, इस पहल के तहत 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। ये प्रशिक्षण मॉड्यूल ज्ञान, कौशल और संगठनात्मक क्षमताओं को स्थानांतरित करने में मदद करेंगे। इसके अलावा LINAC ने इस पहल के तहत एक वर्ष में लगभग 5000 किसानों को सहकारी समितियों में प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। वहीं भारत में सहकारी समितियों की बात करें तो वर्तमान में भारत में 8.50 लाख से अधिक सहकारी समितियों का नेटवर्क है। इन सहकारी समितियों में लगभग 290 मिलियन सदस्य शामिल हैं। 94% किसान भारत में कम से कम एक सहकारी समिति के सदस्य हैं। ये कृषि और संबंध के क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए किसानों को ताकत देती है। क्या है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC? NCDC एक वैधानिक निगम है जिसे भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। NCDC की स्थापना 13 मार्च 1963 को की गई थी। NCDC कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना और प्रचार के उद्देश्यों के साथ काम करता है। वहीं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने हाल ही में भारी वजन वाले टॉर्पीडो वरुणास्त्र को हरी झंडी दिखाई। इस टॉर्पीडो को भारतीय नौसेना की विशाखापट्टनम इकाई BDL द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। टॉर्पीडो वरुणास्त्र एक शिप से लॉन्च किया जाने वाला विद्युत चलित हैवीवेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, जो शांत पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम है। ये उथले और गहरे पानी के वातावरण दोनों में तैनात किया जा सकता है। वरुणास्त्र भारत का पहला भारी वजन वाला टॉर्पीडो है। इसे साल 2016 में पहली बार भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस टॉर्पीडो का वजन 1500 किलोग्राम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 40 किलोमीटर है। इस टॉर्पीडो की अधिकतम गति 74 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा वरुणास्त्र दुनिया का एकमात्र ऐसा टॉर्पीडो है जिसमें GPS बेस्ड लोकेटिंग ऐड है। ये टॉर्पीडो 250 किलोग्राम का एक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैटरी द्वारा संचालित है। टॉर्पीडो क्या है? ये एक विस्फोटक वॉरहेड के साथ एक पानी के नीचे का हथियार है जिसे लक्ष्य के निकट या लक्ष्य के संपर्क में होने पर विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना के टॉर्पीडो पर नजर डालते हैं। तक्षक एडवांस्ड लाइट टॉर्पीडो, शाइना, स्मार्ट और वरुणास्त्र भारतीय नौसेना के टॉर्पीडो हैं। एडवांस लाइट टॉर्पीडो शाइना स्वदेशी हल्का एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। इसे DRDO की नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था। 1990 के दशक में DRDO द्वारा शाइना का निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। वही स्मार्ट का मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। ये कनस्तर वाली हाइब्रिड प्रणाली है। स्मार्ट सिस्टम की रेंज 650 किलोमीटर है। ये दो तरह के डेटा लिंक के साथ एक उन्नत हल्के टॉर्पीडो हैं। ये एक ट्रक आधारित तटीय बैटरी और एक युद्धपोत से भी लॉन्च किया जा सकता है। गौरतलब हो कि BDL DRDO की निर्माण एजेंसी है जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण करती है। साथ ही ये अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की उत्पादन एजेंसी है।
भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS को हिंद महासागर क्षेत्र में इसके संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक घटक के रूप में स्वीकार किया गया है। ये जहाजों को ग्लोनास और GPS के समान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए IRNSS का उपयोग करने में सक्षम करेगा। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अब ये हिंद महासागर के पानी में 1500 किलोमीटर तक में नेविगेशन सिस्टम की GPS की जगह ले सकता है। इसका मतलब ये है कि हिंद महासागर में जहाज IRNSS से समुद्र में अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास स्वतंत्र क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है और जिसे IMO ने अपने WWRNS के तहत मान्यता दी है। IRNSS को ये मान्यता प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया में 2 साल लग गए। साथ ही ये देश की सैन्य सुरक्षा को बढ़ाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जहाज अब समुद्र में स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए अमेरिका या रूसी नौवाहन प्रणाली पर निर्भर नहीं होंगे। आपको बता दें, IMO संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है। मान्यता के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ चौथा देश बन गया है जिसके पास स्वयं का नेविगेशन सिस्टम है। इस मान्यता के साथ भारतीय नेविगेशन प्रणाली को अन्य प्रमुख सिस्टम के साथ रखा गया है जो नेविगेशन के लिए जहाजों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ग्लोनास और GPS। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। गौरतलब हो कि सभी सुरक्षा एजेंसियां IRNSS का उपयोग कर सकती हैं। साथ ही छोटी मछली पकड़ने वाली नौकाओं सहित व्यापारी जहाज इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए अधिकृत है। हालांकि IRNSS केवल एक क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, न कि वैश्विक नौवहन प्रणाली। IRNSS एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसे भारत द्वारा विकसित किया गया है। ये नेविगेशन में जहाजों की मदद करने के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवाएं प्रदान करता है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व में है। ग्लोनास रूस का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ग्लोनास उपग्रह 1995 में पूरा हुआ था। IRNSS का परिचालन नाम नाविक है। ये भारत को कवर करता है और ये भारत के आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र को भी कवर करता है। और वहीं हाल ही में भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लैंड अटैक वर्जन वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपने टारगेट को सफलतापूर्वक मार गिराया। इस मिसाइल की मारक क्षमता अब 400 किलोमीटर हो गई है। इस परीक्षण के बाद अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। बताते चलें, इसी महीने भारत ने बालासोर में क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल मिसाइल परीक्षण किया था। जमीन से जमीन पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस सफल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। ये मध्यम रेंज की एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे किसी एयरक्राफ्ट, शिप या छोटे प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। इस क्रूज मिसाइल को थल, जल और हवा से दागा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तीनों सशस्त्र बलों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गई है। भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात बाजार खोजने पर भी काम कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ध्वनि के वेग से करीब 3 गुना अधिक 2.8 मैक गति से लक्ष्य पर प्रहार करती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे तेज परिचालन प्रणाली है और हाल ही में DRDO ने मिसाइल प्रणाली की सीमा को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर लगभग 450 किलोमीटर कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पहले भारत मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं था। मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR के नियमानुसार जहां 300 किलोमीटर से अधिक रेंज के प्रक्षेपास्त्रों यानी मिसाइल्स को निर्यात की अनुमति नहीं है, वहीं इसमें शामिल देश
किसी ऐसे देश के साथ मिलकर 300 किलोमीटर की रेंज से ऊपर की मिसाइल नहीं बना सकते जो MTCR में शामिल ना हो। इसीलिए पहले बनाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता को 300 किलोमीटर से कम रखा गया। साल 2018 में भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन का सदस्य बन गया, जिससे भारत को सदस्य देशों से अत्याधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी हासिल करने और रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात करने की छूट मिल गई है। क्या है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR? मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। ये एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक भागीदारी है जिसका उद्देश्य मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन तकनीक के प्रसार को रोकना है। ये व्यवस्था 500 किलोग्राम पेलोड को कम से कम 300 किलोमीटर दूर तक ले जाने में सक्षम मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन की तकनीक के प्रसार का निषेध करती है। तो चलिए अब फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी NSA स्तर की बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस बैठक में श्रीलंका के रक्षा सचिव सेवानिवृत्त मेजर जनरल कमल गुणारत्ने, मालदीव की रक्षा मंत्री मरिया दीदी भी भाग लेंगे। ये बैठक हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगी। इससे पहले बैठकें 2011 में मालदीव में, 2013 में श्रीलंका में और 2014 में भारत में हुई थी। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने 26 नवंबर को भारतीय तीरंदाजी संघ की सरकारी मान्यता बहाल कर दी है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने पूरे भारत में तीरंदाजी खेल के प्रचार और नियमन के लिए एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में बहाली की है। AAI की मान्यता 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। बता दें, भारत सरकार ने 8 साल पहले AAI की मान्यता वापस ले ली थी। भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुसार चुनाव कराने में अपनी विफलता के मद्देनजर मान्यता वापस ले ली गई थी। भारत और फिनलैंड ने 26 नवंबर को पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन भारतीय और फिनलैंड के बीच साझेदारी और समर्थन को आगे बढ़ाने का एक मंच है। इस MOU के तहत वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग शामिल है। इसी क्रम में भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सिंगापुर स्थित DBS बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन दिनों नकदी संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक पर पहले कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक में विलय की घोषणा कर दी। ये विलय 27 नवंबर 2020 से लागू हुआ। इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक का नाम बदलकर DBS बैंक हो जाएगा, जिसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक की ओर से लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाया गया मोरेटोरियम भी हटा दिया जाएगा। भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को 1926 में करूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। बीते 24 नवंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि राज्यों और केंद्र को नागरिकों की अधिग्रहित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये भू संपत्ति का एक ऐसा मामला है जिस जमीन को केंद्र द्वारा साल 1964 में मुआवजा तय करके रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया था। ये मामला 2 बार कर्नाटक हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने हालांकि केंद्र के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि सरकार के दावे में कोई सत्यता नहीं है। फिर भी जमीन के वास्तविक मालिक को ये जमीन सौंपने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जमीन केंद्र द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के अंदर बेंगलुरु में 2 एकड़ और 8 गुंठा की जमीन उसके वास्तविक मालिक को सौंपने का निर्देश दिया है।
केरल सरकार ने 23 नवंबर को एक ऐसे अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला किया है जिसमें अपमानजनक या मानहानि करने वाले ऑनलाइन कंटेंट को 3 साल तक की कैद के साथ दंडनीय बनाने का प्रयास किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा CPIM राज्य सचिवालय और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF पार्टी के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद केरल सरकार ने इस अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है। इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम की धारा 66A और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118D को हटा दिया था। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने के लिए तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान के लिए अपनाई जाने वाली शांति प्रक्रिया अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित होनी चाहिए। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने एक साथ मिलकर की थी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर को निधन हो गया। गोगोई साल 2001 से साल 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। गोगोई ने कांग्रेस को लगातार 3 विधानसभा चुनावों में जीत दिलाई। सबसे लंबे समय तक असम का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। गोगोई 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। वो साल 1971 से साल 1985 तक 3 बार जोरहट से सांसद रहे। उसके बाद साल 1991 से 1996 और साल 1998 से 2002 के दौरान कालीबोर के सांसद रहे। मेघालय में हर साल आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक शिलांग पहुंचते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जा सकता है। साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली इस समिट के मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राजील समिट की मेजबानी करेगा। भारतीय नौसेना सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के साथ अंडमान सागर में 2 दिवसीय त्रिपक्षीय सिटमैक्स 2020 में हिस्सा ले रही है। इस युद्ध अभ्यास में हथियार चलाना और सतह युद्ध अभ्यास शामिल है। इस युद्ध अभ्यास का मकसद तीनों मित्र देशों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा की मजबूत करने के लिए समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में घोषणा की है कि उनके द्वारा विकसित कोविशील्ड वैक्सीन ने 90% प्रभावकारिता दिखाई है। इस वैक्सीन का निर्माण भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में भारत में परीक्षण के तहत 3 कोविड-19 टीके हैं। वो हैं स्पुतनिक V नामक रूसी वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन जिसे कोविशील्ड कहा जाता है और कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।